नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो रणनीति। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो बीते दिनों तमाम लंबी खींचतान, मैराथन, वोटिंग और नतीजों के पहले मतगणना के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो गई कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन धीरे धीरे अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस हासिल कर रहा है जिसकी कमी पिछले कुछ सालों में उसके अंदर देखी जा रही थी। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद टीएमसी और कांग्रेस 4-4 सीटों पर जीत दर्ज करते नजर आए, जबकि एक सीट पर आम आदमी पार्टी, निर्दलीय और डीएमके ने कब्जा किया। 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो सत्तासीन है केंद्र में, उसके हाथ सिर्फ 2 जगहों पर ही कमल खिलता नजर आया। बहरहाल इन तमाम नतीजों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की जो शंका है, जो चिंता है, जो दिक्कत है वो बढ़ गई है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होगा। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए था, लेकिन इन नतीजों ने कहीं ना कहीं कई कश्मकश के साथ सवाल खड़े कर दिए। क्या भारतीय जनता पार्टी, उनकी नीतियों का जादू फीका पड़ रहा है? क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से नए सिरे से जो राजनीति की जा रही है वो जनता को लुभा रही है? और क्या इंडिया अलायंस के बैनर तले जो तमाम नेता एकजुट नजर आ रहे हैं वो आने वाले वक्त में जो बयान दे रहे हैं कि सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, उनके इस दावे में कितना दम है? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बीते दिनों जो नतीजे सामने आए उस पर एक रिपोर्ट देखें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सात राज्य, 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। किस राज्य में किस पार्टी को मिली जीत? कहां कौन सी पार्टी का सुपड़ा हुआ साफ? एनडीए वर्सेस इंडिया की जंग में किसने मारी बाजी? 13 नंबर आज बीजेपी के लिए शुभ साबित होता नजर नहीं आया। आज 13 तारीख है और 13 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज कर ली है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने शानदार उपस्थिति जाहिर की। 13 में से 11 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की, जबकि हिमाचल की हमीरपुर और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा बीजेपी के खाते में गई। वहीं बिहार की रुपौली सीट पर आरजेडी की बीमा भारती को करारी हार मिली। यहां से निर्दलीय ने बाजी मार ली। किसको कहां मिली जीत? बंगाल की बागदा सीट पर टीएमसी की जीत हुई। बंगाल की रायगंज सीट पर टीएमसी की जीत हुई। बंगाल की राणाघाट दक्षिण से टीएमसी ने जीत दर्ज की। बंगाल की मनिकताला सीट से टीएमसी ने जीत दर्ज की। पंजाब की जलंधर वेस्ट से आप ने जीत दर्ज की। हिमाचल की देहरा सीट से कांग्रेस ने जीत दर्ज की। हिमाचल की नलगढ़ सीट से कांग्रेस ने जीत दर्ज की। हिमाचल की हमीरपुर सीट से बीजेपी ने जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा से बीजेपी ने कमल खिलाया। बिहार के रुपौली से निर्दलीय शंकर सिंह ने जीत दर्ज की। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं उत्तराखंड की मंगलौर पर भी हाथ का जादू चल गया, कांग्रेस ने जीत दर्ज की। जबकि तमिलनाडु की विक्रमंदी सीट से डीएमके जीत गई। इन नतीजों के बाद टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, ये तो होना ही था। कुछ लोग जिन्होंने लोकसभा में बीजेपी को वोट दिया, उन्हें एहसास हो गया कि वो अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। खेल शुरू हो गया है। साथ ही कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये जनता का फरमान है। उन्होंने जो वोट 2022 के चुनाव में दिया था, बीजेपी ने उसका सम्मान नहीं किया। हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है। दल बदलने की राजनीति को प्रदेश में नकार दिया गया है। वो जो गाना है ना, ये तो होना ही था, तो ये तो मिलना ही था। ये लोकसभा अलग पर्सपेक्टिव है, और कुछ लोग जो भाजपा को वोट दिए थे उनको ये ऐसे हो गया है जो वो वोट वेस्ट नहीं करेंगे। दिल्ली में कम हो गया है भाजपा, बंगाल में कम हो गया है भाजपा, तो वो लोग नहीं करेंगे। वो डेवलपमेंट मिला और तृणमूल को वोट दे दिया। बाकी स्टेट की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस को बढ़त मिली है। एंटी भाजपा वोट हो रहा है देश में, और बंगाल में प्रो तृणमूल वोट हो रहा है। तो भाजपा वो तो बोल दिया ममता दीदी, खेल शुरू हो गया। दिल्ली का मोदी सरकार
ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। इंडिया आ रहा है, इंडिया विल फॉर्म द गवर्नमेंट, इंडिया आ रहा है और उसमें तृणमूल का जो रोल होगा वो बहुत बहुत सिग्निफिकेंट रोल होगा। हिमाचल में सबक सिखाया जो रिसेंट चुनाव में कि दल बदल की राजनीति नहीं चलेगी। देखिए, निश्चित तौर से ये जनता का फरमान है कि जो उन्होंने मत 2022 के आम चुनावों में दिया था उसका रिस्पेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया और जिस तरीके से देश के हर कोने में ये चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास करते हैं उसको ये हिमाचल में भी लागू करने का असफल प्रयास कर रहे थे। मगर हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है और हिमाचल की जनता ने पीछे लोकसभा में जिस तरीके से अलग मैंडेट के साथ आगे बढ़े, मगर इस बारी उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया है। ये इस चीज को दर्शाता है कि दल बदलने की राजनीति को प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से नकारा गया है और प्रदेश सरकार को मजबूत किया गया है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया गया है और हम अपना कार्यकाल पूरा भी करेंगे और अगले चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन प्रदेश के अंदर रहेगा। वहीं पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट पर आप की जीत पर आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को वरदान मिला है कि जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा जनता उसे चुनाव में बुरी तरह हराएगी। आदमी पार्टी को एक वरदान मिला है कि जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा उसको जनता बुरी तरीके से चुनाव में हराएगी, राजनीति उसकी खत्म हो जाएगी। एक नहीं अनेक उदाहरण उठा के देख लीजिए आप। कोई तो मुख्यमंत्री बनने बीजेपी में चला गया था, अपनी सीट नहीं बचा पाया। तो इसलिए इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में गया उसकी राजनीति खत्म हो गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा उपचुनाव में कहा कि जिस प्रकार की खरीद फरोख्त हिमाचल में हुई उसका जवाब जनता ने दे दिया है। जनता ने हमें 40 सीटें दी थी, 2022 के चुनाव में 40 सीटें दी थी। हमें 40 सीटों पर हमें दोबारा से जनता ने चुनाव जिताकर भेजा कि आपकी 40 सीटें, ये जनता ने तय किया। पर जिस प्रकार की राजनीतिक खरीदो फरोख्त हिमाचल की राजनीति में हुई है उसका जवाब जनता ने दिया है और ये सही संदेश भी है कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल है इस प्रकार की खरीदो फरोख्त करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जनता हिमाचल की बड़ी जागरूक है और जागरूक मतदाता ने आज अपना फैसला सुनाया है। बता दें कि हिमाचल उपचुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। राज्य में 3 में से 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली। वहीं कांग्रेस ने देहरा और नालागढ़ सीट पर जीत दर्ज की। देहरा सीट से सीएम सुक्खू की पत्नी चुनावी मैदान में थी। वहीं बात अन्य राज्यों की करें तो अन्य राज्यों में भी इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। अब सवाल ये कि इन चुनावों में जो नतीजे सामने आए हैं वो आखिरकार भविष्य में किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद कई विधानसभा की सीटें खाली हुई और उस पर एक एक कर अब चुनाव संपन्न होते नजर आ रहे हैं। 13 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए कुल 7 राज्यों की। वहीं अब उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जहां पर मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया का ही साफ नजर आ रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 3 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संदीप कुमार वर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका। हमारे साथ रवि अरोड़ा हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अमित गांधी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं क्योंकि आप हमेशा से थोड़ा अनफिल्टर्ड जवाब देते हैं। इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करते कि सामने वाले को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, लेकिन सच सच है, सुनना पड़ेगा। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर नतीजे आए, उसको आपने बहुत अच्छी तरह बीते दिन एनालाइज कर लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी दिल की धड़कन बढ़ी हुई है और यही कारण है कि इस वक्त बीजेपी के नेतृत्व में प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये 13 सीटों के नतीजे सर क्या संकेत दे रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं? संकेत तो ये दे रहे हैं कि जो कैप्टन है वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था और रिजल्ट क्या रहा, 400 पार, 400 पार, 400 पार, लेकिन ये 340 पे आके 240 पे आके अटक गए। और अभी आपने विधानसभा अभी जो उपचुनाव देखा है उसमें 13 में से 11 इंडिया अलायंस ने जीत लिया।
तो जो मोदी मैजिक की हम बात करते थे कि मोदी जी अपने दम पे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो वो जिता सकते हैं, वो मैजिक अब खत्म हो गया है। जनता ने मोदी जी के मैजिक को नकार दिया है कि अब मोदी जी के चेहरे पे वो वोट नहीं करेंगे। लेकिन सर यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहीं पर चुनाव प्रचार तो किया नहीं, प्रदेश कार्य समिति के ही कंधों पर सारी जिम्मेदारियां थी, हर राज्य की जो प्रदेश कार्य समिति है। तो आखिरकार यहां पर मोदी मैजिक फीका पड़ गया सर, ये कैसे कह सकते हैं? पूरे इंडिया अलायंस की उतनी सीटें हैं जितनी अकेली बीजेपी के हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में, उससे ज्यादा ही बनस्पत। लेकिन सीटें तो घटी है ना, जितनी उनको उम्मीद थी, जो पुराना जो रिकॉर्ड था इनका 303 का, वो रिकॉर्ड तो आके टूट गया ना 240 पे। तो मोदी मैजिक तो यहाँ खत्म हो गया, अपने दम पे तो इनकी सरकार नहीं है। तो आप कैसे बोलते हैं? विपक्ष पहले बहुत कमजोर थी, लेकिन विपक्ष इस टाइम बहुत मजबूत है। तो ये मोदी मैजिक जो पहले बोला जाता था, मोदी मैजिक वो खत्म हो गया है। ठीक है, रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी, किस तरह से आप देखते हैं ये जो 7 राज्यों की 13 सीटों पर नतीजे सामने आए हैं और उनमें से 2 सीटें बीजेपी के हाथ लगी, एक हिमाचल के हमीरपुर और एक सीट मध्य प्रदेश की, वो भी एक मर्तबा तो ऐसा था कांग्रेस कैंडिडेट आगे निकल गया था। अब इन नतीजों को कैसे देखते हैं सर आप? स्पेशली अगर हम बात करें बद्रीनाथ सीट की, जहां पर अब कांग्रेस बड़ी खुश नजर आ रही है, कह रही है कि राम जी के बाद शिव जी का आशीर्वाद भी कांग्रेस को मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस को शिव जी कहते नजर आए, तथास्तु अब आपकी ही विजय होगी। कुणाल जी, यह बात सही है, आपकी सीट हारने के बाद बीजेपी ने बद्रीनाथ की सीट हार, बड़ी क्षति है पार्टी के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि उपचुनावों को हम ज्यादा सीरियस नहीं ले सकते। उसका कारण मैं बताता हूं, क्योंकि देश के अंदर जहां जहां जिसकी सरकारें होती हैं उपचुनावों में ज्यादातर उन्हीं पार्टी को जीत मिलती है। हाँ, उत्तराखंड के अंदर बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, खासकर बद्रीनाथ को लेकर। और बिहार के अंदर आप देखिए निर्दलीय जीत गया, वहां पे आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ही जो है पार्टियों को एक तरफ करते हुए कहीं ना कहीं निर्दलीय और भारी बहुमत से जीता, अपने आप में बहुत बड़ा एक मैसेज है। तो मैं समझता हूँ इसको हम ज्यादा सीरियस नहीं, लेकिन आज इस प्रकार से मंथन चल रहा है बीजेपी का, उसमें 300 कार्यकर्ता तक बुलाए जाते थे, पर आज जो मंथन चल रहा है उसमें 3000 कार्यकर्ताओं को, मतलब बड़े नेताओं को बुलाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बहुत सीरियस हो चुकी है, बीजेपी इस चीज को लेकर बहुत सीरियस है। और बीजेपी में ये मंथन इसी चीज को लेकर है कि जो मोदी मैजिक चला है, ये 240 सीटें जो बीजेपी ने लोकसभा में हासिल की हैं, असल में वो बीजेपी को नहीं मिली, वो सभी सीटें मोदी मैजिक से ही मिली हैं। यह भी तय है, क्योंकि बीजेपी की एक खासियत है कि जो बीजेपी के अपर क्लास के नेता हैं वो तो ठीक है, लेकिन निचले स्तर पे कहीं ना कहीं नाराजगी जो है जनता के अंदर, वो मोदी के नाम पे वोट तो पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे की जाए। और आने वाले चुनावों के अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश के लोकसभा विधानसभा चुनावों के लिए जो तैयारी करनी है, उसके लिए क्या क्या रणनीति तैयार की जाए। क्योंकि पहली सीढ़ी जो अगर लोकसभा की जाती है तो वो उत्तर प्रदेश से जाती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से 2 बार योगी मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार चली, तो ऐसे में आने वाले समय क्या रणनीति तय की जाएगी और पूरे देश में उसका क्या मैसेज जाने वाला है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इसका क्या है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज को लेकर सीरियस है, वो जानती है कि अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ की सीट हारकर कहीं ना कहीं एक मैसेज है बीजेपी के लिए कि अब उसे रणनीति चेंज करनी होगी। कहीं ना कहीं आम स्तर पर जो आम ग्राउंड रियलिटी है वो उसके सामने आ चुकी है। तो अब तैयारी, आपने सर ये कहा कि हमेशा से उपचुनाव में जिस पार्टी की सरकार राज्य में होती है उसका दबदबा नजर आता है, तो सर ऐसे में फिर उत्तराखंड में 2 सीटों पर चुनाव होना और दोनों ही सीटों पर हार का सामना करना, फिर क्या माना जाए? फिर जी बिल्कुल, मैं ये बात मानता हूँ कि ये 2 सीटें हारी है, यही बहुत बड़ी क्षति है। और लेकिन आप ये देखिए बाकी राज्यों में देखेंगे, जहाँ जहाँ जिसकी सरकार है, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए या पंजाब में देख लीजिए। पंजाब के अंदर जो सीट थी उसके अंदर भी क्या हुआ कि जो कैंडिडेट था आम आदमी पार्टी से निकल कर आया था इनके पास, तो इन्होंने उसको दोबारा वहां पे फाइट कराई, लेकिन वो हार गए और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दोबारा से सत्ता में आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं क्यों, जो कि जहाँ लोकल सरकार होती है, जो रीजनल सरकार होती है महाजी, तो वो कहीं ना कहीं पूरी पावर में होती है। ऐसे में किसी एक जो है उपचुनावों के अंदर हमेशा यही देखा गया। लेकिन उत्तराखंड का जो एक बड़ा मैसेज सामने आया है
इसको लेकर मुझे लगता है बीजेपी आज मंथन चल भी रहा है और अब इस बात को लेकर गंभीरता भी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि इसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी को अब अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। संदीप जी, इन जो बात यहाँ पर रवि जी कहते नजर आ रहे हैं कि भाई लोकसभा चुनाव से आप यूपी किसी भी राज्य की उप सीटों पर चुनाव को आप कंपेयर नहीं कर सकते। इन चुनावों में जीत दिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? अमित गांधी जी कहते नजर आ रहे हैं कि भाई मोदी मैजिक फीका पड़ता नजर आ रहा है या काम नहीं कर रहा, मोदी लहर चल नहीं रही है। इन चुनावों में जीत दर्ज कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? मोदी जी की या प्रदेश कार्य समिति की या मुख्यमंत्री की? जहां पर अगर हम बात करें जो सबसे बड़ा नेता है, हिमाचल में जयराम ठाकुर, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश में मोहन लाल, उसी तरह पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें जो बीजेपी की जो इकाई है उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी। तो ठीकरा हम राज्य इकाई या राज्य के सबसे बड़े नेता के सिर पर रखें या फिर मोदी जी के ऊपर? जी देखिए कुणाल जी, कथनी करने में बड़ा अंतर होना चाहिए। कथनी करने का मतलब यह है कि आप जो कह रहे हैं आपको करना भी पड़ेगा, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी की भी सरकार। रही बात देखिए मोदी मैजिक की, तो मोदी मैजिक तो मोदी जी कोई ऐसा नहीं कि मैजिक दिखा रहे हैं और बैठ के मैजिक दिखाया और छड़ी हिलाया और मैजिक से सीटें जीत जाती है। सीट जीत जाती है ग्राउंड क्लिक पे काम करने के बाद। और नो डाउट उसमें जो है स्टेट इलेक्शन है, जो कि लोकल मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हावी रहते हैं। कोई केंद्र का चुनाव नहीं है कि उसमें मोदी मैजिक चलेगा। इसमें लोकल मुद्दे रहते हैं और लोकल मुद्दे पे ही चुनाव होते हैं। तो जहां तक उसमें जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी प्रदेश की होती है, वो जिम्मेदारी लोकल नेताओं की, वहां के सांसद की, वहां के बाकी छोटे नेताओं की होती है जो उस चीज को जिताने में रोल निभाते हैं। दूसरी बात, लेकिन उपचुनाव की जो परसेंटेज होती है वोटिंग, वो कम होती है एज कंपेरिजन जो मेन चुनाव होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्योंकि जनता के पास भी, बहुत सारे लोग के पास चुनाव के समय ऐसा वक्त आ जाता है कि लोग छुट्टियां लेते, इतना समय नहीं देते हैं और इतना सीरियस भी देते चुनाव को। तो ये भी एक एंगल है, माना जाता है। और देखिए बीजेपी का जो कोर वोटर है वो क्या है? वो आप है ओबीसी, वो है वेस्ट वर्ग, वो है जो है आपका जनरल वोटर। तो जो जनरल लोग हैं, जो ये लोग हैं, ये इनका मेन वोटर है और यही वोट नहीं पड़ते हैं तो वहां बीजेपी हार जाती है। और ये लोग जो है इतना बहुत ज्यादा निष्क्रिय हो गए बीजेपी के, आप मान के चलिए कि जो वोटर है वो बहुत निष्क्रिय इस टाइम पे है। पता नहीं क्यों, क्या भाजपा से नाराजगी है, ये तो संगठन को, भाजपा को पता होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धरातल पे बहुत सारी चीजें नहीं है। ये एक मेन कारण है। क्योंकि कई बार देखिए अभी उत्तर प्रदेश में कई सारी ऐसी घटनाएं मिली हैं अभी जानने को कि वहां के लोकल जो विधायक है उन्हीं की नहीं सुनी जा रही है। क्योंकि देखिए जब भी प्रशासन ताकतवर हो जाएगा और राजतंत्र ताकतवर नहीं होगा, वहां पे नेताओं की नहीं सुनी जाएगी, कार्यकर्ता की नहीं सुनी जाएगी, तो वहां पे उस पार्टी की हार होगी। ये तो देखिए मेन कारण है। इसीलिए भाजपा हार रही है। क्योंकि देखिए हमारे भी संगठन स्तर पे, लोकल स्तर पे, बाकी और पार्टियों में बात होती रहती है, तो उनका ये भी कहना है कि देखिए हमारे मुद्दे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमारे मुद्दे सुने नहीं जा रहे हैं, वहां तक पहुंच नहीं रहे। अब देखिए कई बार जो है मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ कई सारे लोकल मुद्दे सुन रहे हैं, पर्टिकुलर विधायक से मिल रहे हैं, लोकल नेताओं से मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि इस पे काम चल रहा है और आने वाले भविष्य में इस चीज को संभाला जा सके। ठीक है अमित जी, जो बात यहां पर कही जा रही थी कि जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है, अमूमन जब होती थी तो लगभग 300-200 के आसपास कार्यकर्ता या नेता पहुंचते थे। इस बार 3 लोगों को आमंत्रित किया गया है ताकि कोई भी पहलू अनछुआ ना रह जाए। 2 मेरे बड़े महत्वपूर्ण मोटे मोटे सवाल हैं। क्या एक कार्यकर्ता की वैल्यू को अब समझा जा रहा है? दूसरा ये कि जो बार बार सवाल उठा कि जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर सही से काम नहीं हो रहा। आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में भाई सबसे ज्यादा लॉस हुआ, जिसकी वजह से जो आंकड़ा 300-350 के ऊपर बीजेपी का अकेले लोकसभा चुनाव में होता था वो 240 पर घटकर आया। अब जब इन सीटों पर जब चुनाव हुए, जो 13 सीटों की हम बात कर रहे हैं, फिर से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई टिकट डिस्ट्रीब्यूट सही से नहीं हो रहे। जो व्यक्ति आम जनता को ज्यादा करीब से समझ रहा है उसको टिकट नहीं दिया जा रहा, जो नेताओं के ज्यादा करीब है और जनता से दूर है उस पर भरोसा जता दिया जाता है। देखिए यदि इस उपचुनाव की बात करें, विधानसभा उपचुनाव की बात करें, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि टिकट बंटवारे को लेकर अनदेखी की गई। लेकिन जो लोकसभा चुनाव था उसमें 2 मेन कार्यकर्ता जो नेता थे उनकी अनदेखी की गई। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो जो योगी जी ने जो लिस्ट भेजा था उसकी बिल्कुल अनदेखी की गई। जो ग्राउंड लेवल पे नेता थे, जो पिछले कई सालों से काम कर रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। और जो अमित शाह जी ने तय किया उन्हीं लोगों को टिकट मिला। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में 33 में भाजपा टिकट गई।
लेकिन जो विधानसभा के अब लोग चुनाव है, इनमें ऐसी कोई बात नहीं रहती है। जो लोग तो जैसे बिहार की बात करें उनको रिपीट कर दिया गया, या हिमाचल की बात करें, तो यही वजह है कि जो कार्यकर्ताओं से अभी जो मिला जा रहा है, जो पहले 300 आते कभी 3000 आ रहे हैं, तो एक एक कार्यकर्ता से पूछा जा रहा है कि आखिर दिक्कत कहाँ आई लोकसभा चुनाव में, जो हम 240 पे सिमट गए, तो आखिर रीजन क्या रहा। यही वजह है कि इतने बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे आज मीटिंग बुलाई गई है। और एक चीज और समझाइए, जो बात यहां पर संदीप जी कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो निष्क्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहा वोटिंग करने में। क्या कारण है जिसकी वजह से उसका जो बीजेपी का जो चार्म है उसके कोर वोटर में वो कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। वो भले ही अपोजिशन की पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को वोट ना के, लेकिन वो घर से नहीं निकल रहा है कि भाई मैं किसी को वोट नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, लिहाजा बीजेपी को नहीं दूंगा तो दूसरे को भी नहीं दूंगा। और हालत ये हो रही है कि बीजेपी कैंडिडेट हार जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। देखिए, भाजपा जो अपने हाथ और हिंदुत्व पे चुनाव लड़ती है, तो वो जो वोटर है वो कहीं ना कहीं अब भाजपा से छिटकता नजर आ रहा है, क्योंकि उनको जो उम्मीदें थी पिछले 10 सालों में, वो उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हो गई। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से योगी बाबा प्रसिद्ध हो गए। जब मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल रहा था तो वो बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन पिछले दिनों आपने अयोध्या में देखा कि हिंदू के घर में बुलडोजर चला तो वो खुद बोले थे, भाई हमने तो जब मोदी जी की सरकार बनी, योगी की सरकार बनी, हमारे घर में फटाके फोड़े गए, लेकिन आज हमारे घर से चोरा जा रहा है, तो ये कैसा अन्याय हो रहा है। तो यही तो वोटर थे, यही तो बीजेपी के मूल वोटर थे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन जब इनके साथ ऐसा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो ये लोग तो दूसरी पार्टी को वोट नहीं देंगे। इसी सूरत में ये जिनके घर तोड़े गए बुलडोजर से, वीडियो वायरल हो रहा है, वो तो बीजेपी को नहीं देंगे। तो यही ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि जो बीजेपी के जो मूल वोटर हैं वो दूसरी ओर डाइवर्ट हो रहे हैं या शांत होकर बैठ जा रहे हैं कि मुझे वोट ही नहीं डालना है। ठीक है, लेकिन रवि जी, क्या अपोजिशन अब ऑप्शन बनता हुआ नजर आ रहा है? आपको लग रहा है कि 10 साल से अगर आप सत्ता में होते तो नो डाउट एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी के वजह से ही आप अगला चुनाव निकाल पाते हैं। तीसरी मर्तबा मोदी 3.0 सरकार हम देख रहे हैं, भले ही वो कमजोर है लेकिन सरकार स्टेबली चल रही है। अपोजिशन कह रहा है कि पहला साल भी नहीं गुजरेगा, और कुणाल घोष को आपने सुना, जो टीएमसी के नेता है, वो कह रहे हैं कि भैया एट द लास्ट ऑफ दिस ईयर इंडिया ब्लॉक सरकार बनाता हुआ नजर आएगा। आने वाला समय एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण देख रहे हैं आप? सबसे पहली बात तो यह है कि भाजपा के पास 240 सीटें हैं और विपक्ष इतना मजबूत अभी भी नहीं है कि वो सत्ता में अगर आ जाता है तो देश के सामने अगर चुनौती ऐसी आती है तो सिवाय चुनावों के कोई इलाज नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष इतना, इंडिया गठबंधन इतना मजबूत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए अगर कोई नाम तय करता है तो जो विभागों का बंटवारा होगा उसमें कहीं ना कहीं यह पेश बचेगा और सरकार नहीं बन पाएगी। और जितनी सीटें विपक्ष ने जीती है, आपको बता दूं सबसे ज्यादा डेंट अगर उत्तर प्रदेश में पड़ा है भाजपा को, और उत्तर प्रदेश में क्यों पड़ा है, एक नैरेटिव सेट किया गया था जिसके तहत पूरी तरह से यह बताया गया था कि देश का संविधान बदलने वाला है। यह बताया गया था कि कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करने की रणनीति पे काम हो रहा है। तो ये नैरेटिव कहीं ना कहीं विपक्ष सेट करने में कामयाब रहा, और सरकार लगातार जिस प्रकार से भाजपा में चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अमित शाह हो, लगातार बड़े बड़े मंचों पर बात की, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी जनता को, उत्तर प्रदेश को ये समझाने में नाकामयाब रहे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कहीं ना वो यही पेश फंसा और विपक्ष को जो है वहां इतनी सीटें मिली। तो मुझे लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आज जो बात हो रही है, अगर आप उत्तराखंड की बात करते हैं, चाहे 2 सीटें हारी हैं, अगर वहाँ के लोकल इश्यूज जो थे वहाँ के वो हावी रहे। कारण क्या रहा कि जो वहाँ के पंडित थे वो बहुत नाराज चल रहे थे, उनको मनाया नहीं जा सका। वहाँ पे जो कई परियोजनाएं चल रही थी जिनके कारण जंगलों को काटा जा रहा था, पेड़ों को काटा जा रहा था, तो जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात समझने वाली है कि जो नैरेटिव सेट किया गया था वो जो लोकसभा चुनावों में नुकसान उसका हुआ था, और जो ये उपचुनाव है इनको हम ज्यादा सीरियस नहीं ले सकते, क्योंकि
लोकल जो इश्यूज थे वो हावी रहे, उस वजह से ही ये पूरा नुकसान, पूरा डैमेज। एक महत्वपूर्ण सवाल संदीप जी आपसे, फिर उसके बाद मैं सिर्फ टोटल डिस्कशन यूपी की 10 सीटों पर रखूंगा। क्या कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस जो नैरेटिव सेट करना चाह रहा था, उस नैरेटिव को सेट करने में, एस्टैब्लिश करने में, ग्राउंड जीरो पर उतारने में सफल रहा कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार या विपक्षी पार्टियों की सरकार आई तो देश में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, महंगाई को एकदम जमीन पर ले आया जाएगा, जो संविधान को बचा लिया जाएगा, आरक्षण को सुरक्षित रख लिया जाएगा? जी देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नैरेटिव सेट कर लिया है। नैरेटिव अभी संदीप जी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ जा रही है मेरी? जी जी, बात कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी, नैरेटिव सेट करना इतना आसान नहीं किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि जो एक पार्टी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है और ऑलरेडी जो अपना एक जगह बना रखी है और उसको आप सोचेंगे कि उसको हटा के मैं अपना नैरेटिव सेट कर दूं, तो इतना आसान नहीं रहेगा। जहां रही बात कांग्रेस की, देखिए नो डाउट कांग्रेस मेहनत कर रही है, उसमें काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस उस हिसाब से नहीं प्रोसीड कर पा रही जिस हिसाब से करना चाहिए। देखिए 10 साल के बाद किसी की भी सरकार हो, एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा सा तो रोल रहता ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर एंटी इनकम्बेंसी होता तो भाजपा की सीटें काफी कम आती। भाजपा की सीटें अभी भी बहुत अच्छी है और सरकार में है और अच्छे खासे जो है बाकी जो दल के साथ काम कर रहे हैं, किसी में मतभेद नहीं है, नहीं कोई भेद है किसी भी तरीके का, और नहीं कोई ऐसी नाराजगी है सांसदों के अंदर या फिर किसी पार्टी के अंदर कि कोई दिक्कत हो। वही बात आप देखिए, बार बार ये जो कहा जा रहा है कि अगले 1 साल में सरकार टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो ये कहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतना जल्दी सरकार नहीं टूट सकती, क्योंकि ऑलरेडी ये जो सियासी जो कह सकते हैं ना कि पारा बढ़ाने का काम चल रहा है। राहुल गांधी का काम ये है कि ताकि अपनी जो इनकी संगठन है, बाकी जो घटक दल है, इनके साथ जुड़े रहे, उनकी ऊर्जा बढ़ी रहे, ताकि जो है आने वाले भविष्य में जो स्टेट की जो चुनाव है उनमें हमारी अपना जो रोल है वो महत्वपूर्ण रहे और हमसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल पाए, जिससे कि हम अपनी बढ़त को दिखा सके और आने वाले भविष्य में जो अगला कोई चुनाव होगा तो उसमें जो है हम अपनी सीटों की मांग ज्यादा से ज्यादा रख दें। ये एक नैरेटिव जरूर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चल रही है, इंडिया गठबंधन के ऊपर एक दबाव से बनाई जा रही है, लेकिन ऐसा आप धरातल पर देखेंगे कि नहीं, धरातल पे कुछ ऐसा नैरेटिव सेट हो रहा है तो नहीं, क्योंकि अभी ग्राउंड स्तर पे बहुत काम करने की जरूरत है, ग्राउंड स्तर पर उनके कार्यकर्ता भी नहीं है, तो बहुत इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है कांग्रेस को। यानी कुल मिलाकर प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल दोनों तरफ से खेला जा रहा है। अमित जी, अब सीधा सवाल उत्तर प्रदेश की उन 10 सीटों को लेकर जहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। आपने हाल ही में जो नतीजे आए यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर वो भी देखे, उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें थी उस पर भी आपने देखा। अब 2027 में यूपी में और उत्तराखंड में दोनों जगह विधानसभा चुनाव हैं, यूपी की 403 और उत्तराखंड की 70। ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, क्या इसे लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जाए कि भाई यहां पर जो बाजी मार गया कुछ वैसा ही परिणाम 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी में देखा जा सकता है? देखिए, यूपी की बात करें तो यूपी में इस समय तो बवंडर मचा हुआ है। कल या परसों की हम बात करें, जो बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है मोती सिंह और जो विधायक है राकेश मिश्रा, उन्होंने खुले तौर पर विरोध किया है योगी सरकार का कि योगी सरकार काम करने में निकम्मी रही है और बहुत ही विकट स्थिति है केंद्र में भी जो अमित शाह मोदी जी के लिए कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत ही खराब हो चुकी है और इसका ठीकरा योगी बाबा पे छोड़ा जा रहा है। हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में जो योगी बाबा है उसके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है, उनको सिर्फ प्रचार के लिए लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में 3 केंद्र बिंदु है, आरएसएस जो पीएमओ है और दूसरा जो थोड़े मोड़े काम है वो योगी बाबा के हाथ में। जो 3 केंद्र बिंदु है वो एक्टिव है उत्तर प्रदेश में। आरएसएस अपने तरीके से अधिकारियों को नियुक्त करता है, योगी बाबा के हाथ में तो ये भी नहीं है कि डीजीपी कौन आएगा और चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा, ये उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, उनके कितने बोलने के बाद भी उनके अपने लोगों को डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाया जाता है। और अब एक नैरेटिव उत्तर योगी बाबा के लिए एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कैसे इनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटाया जाए। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उनके खिलाफ बहुत ही मजबूत फाइल तैयार किया जा रहा है जी भ्रष्टाचार का, जिस पर उनके दबाव बनाया जाएगा, या तो आप खुद छोड़ दीजिए सीएम की कुर्सी। यानी कुल मिलाकर आप वही बात कह रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल जब 20 दिन के चुनाव प्रचार के लिए आए थे और उनके उस बयान के बाद बवाल मचा था, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक को उसका जवाब देना पड़ गया था। यानी कुल मिलाकर
बीजेपी के शुभ चिंतक इतने बीजेपी में नहीं है योगी जी के जितने उनके फैन फॉलोइंग अपोजिशन में हैं। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब कह रहे हैं कि योगी जी ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं रहेंगे क्योंकि वो उभर रहे हैं, बहुत बड़े नेता बन रहे हैं। योगी बाबा जो किसी के दबाव में नहीं आते थे, आज वो सबके दबाव में है। यही अमित शाह ने योगी जी को फोन करके दिल्ली बुलाया था कि आप जल्दी दिल्ली आओ और वहां बैठ के बात हुई कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और उसके बाद चर्चा होने लगी कि मोदी के बाद कौन, मोदी के बाद योगी मोदी की सरकार, योगी मोदी की सरकार चर्चा हो रही थी। लेकिन आप जब 24 इलेक्शन के बाद देखो, ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसके बाद चर्चा से गायब है योगी जी। योगी और मोदी का जो कॉम्बिनेशन था कि योगी के बाद मोदी के बाद योगी आएगा, वो अब है। और उनको हटाने की बात हो रही है कि उनको किसी भी कीमत पे हटा दिया जाए और 6 महीने के अंदर आप देखना योगी जी को कुर्सी से हटा दिया जाएगा। और कारण क्या निकलकर सामने आएंगे कि योगी जी की लोकप्रियता कुछ ज्यादा हावी पड़ रही है, केंद्रीय नेतृत्व से ऊपर बड़ा चेहरा बनता जा रहा है और कुछ केंद्रीय नेतृत्व में बैठे हुए नेता ये नहीं चाह रहे। योगी जी के दम पे यदि चुनाव लड़ा जाता लोकसभा का 80 सीटों पे, तो आज जो परिणाम 33 से सिमट गया वो 50 सीटों पे ऊपर जाता। योगी जी की लोकसभा चुनाव में एक भी नहीं चली। उन्होंने जो लिस्ट आगे भेजा था, अमित शाह ने वो सारे लिस्ट काट दिए। ठीक है, अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश में लगा दी। अपने जो गुजरात से आते CR पाटिल, उनको लगा दिया गया कि भैया आप चुनाव देखो। योगी बाबा को तो बस इसलिए कि आप चुनाव प्रचार करें क्योंकि आप हिंदुत्व के फेस है और पूरे प्रदेश में जाइए और हिंदुत्व की बात करिए, तो उनको सिर्फ प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया गया। उनका कहीं भी जो टिकट के बंटवारे में और भी किसी चीज में योगी बाबा की एक भी नहीं चली। और अब जब हार गए हैं उसका सारा ठिका योगी आदित्यनाथ के माथे पे मारा जा रहा है। ठीक है रवि जी, अब सीधा स्पष्ट मैं इंडिया अलायंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूपी में जो 10 सीटों पर उपचुनाव हैं जिसमें कटहरी है, शीशामऊ है, मिल्कीपुर है, गाजियाबाद है, मीरापुर है, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सपा और कांग्रेस क्या बड़ी चुनौती बनेगा बीजेपी के सामने इन 10 उपचुनाव वाली सीटों पर? लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से जातीय समीकरण दिखाए गए भाजपा और सपा द्वारा, वो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचा है उससे। और आने वाले चुनावों के अंदर, विधानसभा चुनाव में, क्योंकि ये स्टेट के चुनाव हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है क्योंकि योगी जी का नाम मैं आपको बता दूं कि आज मोदी जी के बाद अगर देश में डिमांड है तो सबसे ज्यादा योगी जी की है और योगी को सभी पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात और बता दूं मैं कि ये तो हम उपचुनावों की बात कर रहे हैं, आने वाले 2000 अगर 5 साल सरकार चलने के बाद अगले लोकसभा चुनावों में अगर योगी जी को प्रोजेक्ट ना किया गया और किसी और नेता को प्रोजेक्ट किया जाता है तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगली बार मुझे लगता है क्योंकि मोदी जी के बाद अब अगला कोई नया चेहरा आएगा आगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज भी योगी की इमेज जो है उत्तर प्रदेश के अंदर वैसी ही है जैसे पहले थी। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से एक बात बार सामने आ रही है कि नाम काटे गए, उनको दरकिनार रखा गया, कहीं ना कहीं कोई बीजेपी के कुछ बड़े लीडर्स नहीं चाहते थे कि योगी जी आगे आए। ऐसे में विपक्षी पार्टी को भी पता था कि योगी जी का आगे ना आना का कारण यही है कि कहीं ना कहीं अमित शाह को प्रोजेक्ट किया जाना था। तो ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव, आने वाली अगली रणनीति जो रहेगी बीजेपी की वो अमित शाह को लेकर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं योगी जी, क्योंकि योगी आज अगर कोई बात करता है किसी भी आप स्टेटमेंट से जाइए तो हर कोई ये कहता है कि हमें भी बुलडोजर बाबा चाहिए, हमें भी योगी चाहिए। तो मैंने खुद जाके देखा, जम्मू कश्मीर के अंदर भी मैंने देखा, वहाँ के जब मैंने हिंदुओं से जाके बात की तो वो कहते कि हमारे यहाँ भी ऐसे नेता की जरूरत है। तो मुझे लगता है आज योगी ब्रांड बन चुके हैं। मोदी जी के बाद अगर नाम आना चाहिए तो देश की जनता की एक ही, क्योंकि आप देखिए 2014 के चुनावों में जिस प्रकार से मोदी जी को राजनाथ सिंह का सहारा मिला और कहीं ना कहीं सत्ता में आए और प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो लोकप्रियता बढ़ी उनकी और आज पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नेता बनकर उभरे, तो ऐसी ही ख्याति मुझे लगता है कि योगी जी को भी मिलेगी अगर उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। और अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी फिलहाल कोई घबराने की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर ठीक है, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो संदीप जी से सीधा स्पष्ट सवाल होगा कि इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे महत्वपूर्ण 5 बिंदु क्या है जिस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है ताकि इन 10 अगर हम बात करें उन 10 सीटों की तो आपको क्या लगता है, क्योंकि एक एक सीट
किसी भी राज्य की एक एक सीट पर होने वाला चुनाव और वहां के नतीजे हवा बनाने में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में बीजेपी को उन 5 महत्वपूर्ण बिंदु आपको क्या नजर आ रहे हैं जिस पर सबसे पहले यूपी में काम करने की जरूरत है, ताकि ना सिर्फ इन 10 सीटों पर शानदार परफॉर्मेंस हो, उनकी जो डिलीवरी है, जो उनकी बात है, वो जनता तक पहुंचे और 2027 के विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनाने में सहायक हो? जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम सबसे पहले जो लोकल मुद्दे हैं वो लोकल मुद्दों को पहले सॉल्व करना बहुत जरूरी है बीजेपी के नेताओं को। और दूसरा जो है, जो लोकल नेता है, देखिए क्या है कि आजकल हाईजेक होकर नेता आ रहे हैं और कह सकते हैं कि ट्रांसफर ले रहे हैं एक दूसरे से दूसरे पार्टी में। तो उनको महत्वपूर्ण देने के बजाय जो है, जो लोकल नेता है, जो दिन रात मेहनत करके काम कर रहा है, उसको मौका देने की जरूरत है, क्योंकि वो जनता के सुख दुख में जान रहा है, समझ रहा है, देख रहा है कि लोकल की मुद्दे क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। एक तो ये। तीसरा, ये जो जितने भी इनके बड़े नेता हैं, इनको ग्राउंड स्तर पे आके काम करने की जरूरत है। इनको दोबारा से बूथ स्तर की और कार्यकर्ता है उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। उनके लिए जो उनकी सुख सुविधाएं हैं, जो उनकी प्रॉब्लम, उनको समझने की जरूरत है। चौथा, देखिए इलेक्शन एक मैनेजमेंट है, तो जो मैनेजमेंट है, जो वोटरों का, वो करने की जरूरत है, जो भाजपा बहुत पहले से करते हुए आ रही है कि किस कौन सा जाति का किस तरीके से वोट पड़ रहा है, उसका क्या महत्वपूर्ण रोल रहेगा और उसको किस तरीके से प्रेफरेंस देना है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात रहेगा। और देखिए फिफ्थ, जो मुझे लगता है कि संगठन है, उसमें थोड़ा बदलाव की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार ना संगठन जब रिपीट करता है, कई बार नेता रिपीट होते हैं, तो वो ना मतलब पसंद नहीं आते जनता के मन में, तो उनको भी बदलने की जरूरत है। कुछ नए चेहरे, कुछ और ऐसे चेहरे लाने की जरूरत है जो आज के लोकल मुद्दे को सॉल्व करते करते और बाकी जो है नेशनल लेवल के भी जो नेता बन चुके हैं उनको भी मौका देने की जरूरत है। एक महत्वपूर्ण बात और कुणाल जी, जो मैं कहना चाहता था इससे पहले वाले बात में, कि देखिए एक्चुअल में क्या है, जो आरएसएस से संघ है, उनका काम व्यक्ति निर्माण का है। ऐसा नहीं कि संघ कोई पार्टी है जो चुनाव लड़ती है, लड़ाती है, ऐसा कोई काम नहीं है। बार बार अमित गांधी जी इस बात पे आ रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए इस तरीके का काम कोई नहीं करता है। भाजपा जरूर जो है संघ का सपोर्ट लेता है, उनसे बात करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि संघ ही डिसाइड करता है कि संघ ही सब कुछ करना है। संघ का काम है व्यक्ति निर्माण करना, और जो आपको व्यक्ति सही लगता है संघ के अंदर, आप उसको ले जाइए। देखिए बहुत सारे संगठन मंत्री संघ से ही बने हुए हैं, और देखिए संघ में जो सबसे अच्छी बात है वो यही बात है कि वहां पे कोई लोभ लालच नहीं है, या फिर कोई पद का ऐसा कोई लालच, पद का ऐसा कोई मोह नहीं है। वहां तो दायित्व तो बदलते रहते हैं, वहां काम है। दायित्व तो मतलब एक काम डिसाइडेड होता है। तो भाजपा के अंदर ये चीजें हैं। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में कुछ संघ के अच्छे नेता भी वहां पे भाजपा में जाए। और कार्य समिति की बैठक सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि जो है किस तरीके का चुनाव लड़ा जाए। कार्य समिति की बैठक में ये भी इस बार डिसाइड हो जाएगा कि इस बार का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, संगठन मंत्री कौन होगा, बाकी लोकल जो जिला अध्यक्ष होते हैं वो कौन होंगे, ये सारी चीजें भी डिसाइड होंगी। ठीक है अमित जी, आपको लग रहा है आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे इसमें? एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर ब्रेक के बाद लौटूंगा। तो अमित जी आपसे भी सीधा वही, लोग बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर उनके अंदर थोड़ी सी हीन भावना या निराशा या थोड़ा सा वो लो फील करते नजर आए। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो बूथ लेवल कार्यकर्ता है उनके मैकेनिज्म को परखना होगा, फिर से फिल्टर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाई जो इलेक्शन मैनेजमेंट है उसमें फिर से कार्यकर्ताओं के अंदर, वोटर्स के अंदर नए नए मुद्दों को जगाना होगा और संगठन में बदलाव। आप कुछ और एड ऑन करना चाहेंगे इसमें? सर दूर हो गए वो कौन वोटर थे जी, उन वोटरों की पहचान की जानी चाहिए। उनमें कौन थे? उनमें ठाकुर और जो बंदी वोट थे वो इनसे थोड़ा सा छिटक गए। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो सीटों में गिरावट आई है वो मेन यही कारण है। जो इनका मूल वोट बैंक था वो इनसे इस बार छिटका है। बाकी पिछले बार के चुनाव की बात करें, जो दलित वोट थे, महादलित वोट थे, वो उन्होंने भी बीजेपी को वोट किया था। लेकिन इस बार स्थिति अलग हो गई। जो दलित वोट था वो एसपी और कांग्रेस के पास चला गया, और जो अपर क्लास के वोट थे, जिसमें कि ठाकुर की बात करें या पंडितों की बात करें, वो भी वोटर इनसे छिटका है। तो उनकी पहचान की जानी चाहिए कि आखिर वो जो मूल वोटर थे बीजेपी के, वो इनसे क्यों छिटका है। इस पे गहन चिंतन बीजेपी को करना चाहिए, तभी जो उत्तर प्रदेश में
विधानसभा चुनाव उपचुनाव होने हैं उसमें ये जीत दर्ज कर पाएंगे, नहीं तो हाल यही लोकसभा चुनाव की तरह होने वाला है। ठीक है अमित जी, इस बात में कितना दम है कि भाई 2014 से पहले जो यादव, मुस्लिम या फिर दलित मतदाता थे या अन्य जातियां थी, उनमें निराशा थी और उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी बीजेपी में कि भाई अच्छे दिन आएंगे तो उनका भी चौमुखी विकास हो जाएगा। इन 10 सालों में उन्होंने अपने प्रति कुछ ज्यादा बेटर डेवलपमेंट नहीं किया। इसके बाद वो फिर अपने पुराने ढर्रे वाली पार्टीज की तरफ चले गए और इसी बीच क्या हुआ कि सबको खुश करने के चक्कर में बीजेपी अपने कोर वोटर्स को भी संतुष्ट नहीं कर पाई, लिहाजा वो भी निराश होकर घर पर बैठ गए और इतना नुकसान इन चुनावों में बीजेपी को देखना पड़ा है। हाँ, ये तो बड़ा रीजन है। जो दलित वोट थे जिन्होंने 14 में और फिर आगे चल के जो उन्होंने बीजेपी को जो वोट किया, उनकी जो आकांक्षाएं थे वो पूरी नहीं हुई। यही वजह है कि वो बीजेपी से उन्होंने फिर दूरी बना ली। और जो पंडित जो आपने उत्तर प्रदेश में देखा जितने बड़े इनकाउंटर, तो जो ब्राह्मण वर्ग है वो इनसे नाराज है कि हमारे जो नेता थे या उनके जो भी रहे हो उनको क्यों टारगेट किया गया। तो एक नाराजगी ये भी है। यही वजह है कि जो हम देखे हैं जो वोट प्रतिशत गिरा है उसमें ये भी एक बड़ा कारण है, हो सकता है। ठीक है रवि जी, आपने बीते दिन जो नतीजे आ रहे थे उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ट्वीट देखा होगा, सुना होगा, जहां पर वो कहते नजर आए कि भाई पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहा है पीडीए, जो समाजवादी पार्टी, और जनता उसे पसंद कर रही है। और इसी बीच लगे हाथ उन्होंने जो बीजेपी एमएलए हैं रमेश मिश्रा, उनका वीडियो भी अपने ट्विटर पर अपलोड किया और कहा कि देखिए भाई बीजेपी के अंदर किस तरह से खुद उनके कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। वो दबे स्वर में ही नहीं, अब खुले शब्दों में बीजेपी की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं और एक भगदड़ सी मची है। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस निगाह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती रही और खासकर आपको बता दूं कि यह मालूम था कि मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं पूरी तरह से बीजेपी को वोट कभी नहीं देने वाला। ऐसे में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की हम बात करें तो वो पूरी तरह से जातीय समीकरण बिठाने में कामयाब रही और खासकर मायावती का जो वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं उसमें से लगाने में कामयाब रही सपा, जबकि वो वोट बैंक आने को तैयार था भाजपा में, लेकिन भाजपा के अंदरूनी कारण रहे, जातीय समीकरण दिखा नहीं पाई, समझ नहीं पाई। ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो जनता नागवार गुजरे, जो जनता के सामने जनता ने उनको नकार दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जातीय जो समीकरण बिठाने की बात थी वो बिना योगी आदित्यनाथ के नहीं बिठाए जा सकते थे। उनको पता था इस बात का, लेकिन कहीं ना कहीं वो भारी नुकसान मिला और विपक्ष को मजबूती मिली। और फिर ये बात समझने वाली ये भी है कि जब तक निचले स्तर पर आप नहीं कार्यकर्ताओं के बीच में बात करेंगे, आप जो है सिर्फ एसी रूम में बैठकर टिकटों का बंटवारा करेंगे तो आपको भारी नुकसान मिलेगा ही मिलेगा। आप भाजपा के अंदर जिस प्रकार से भारी नेताओं को, बाहर के नेताओं को लाकर टिकट दिया गया, तो ऐसे में अंदरूनी रोष भी था। बीजेपी को अगर नुकसान पहुंचा है, जो डेट पहुंचा है खुद बीजेपी ने ही पहुंचाया है, बाहर से नहीं पहुंचा, और उसका फायदा जो है सपा और कांग्रेस को मिला है। सच्चाई ये है कि सपा और बसपा ने सपा और कांग्रेस ने कोई बहुत ज्यादा काम नहीं कर रखा था वहां पे, लेकिन दोनों युवराजों को वहां पे जो फायदा मिला है वो सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि बीजेपी को ही बीजेपी से नुकसान पहुंचा है, बीजेपी के अपने ही लोगों ने डेंट पहुंचाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को सबसे पहले यह तय करना होगा कि उसने नीचे से लेकर ऊपर तक हर कार्यकर्ताओं को समान समझना है। वहां पे कहीं ना कहीं जो बाहरी नेताओं को अगर लाया भी जाए तो उनको किस पोजीशन में रखा जाए। और दूसरा, वहां पे जो कार्यकर्ता है, जो उनका वोट बैंक है, जिस प्रकार वोट बैंक जो मायावती का था, उसमें अगर नुकसान पहुंचाया है तो उसको कैसे चेन लगाई जा सकती है, किस प्रकार से उनको काटा जा सकता है। तो ये समझने वाली बात है और इसी बात का मंथन आज चल रहा है। मुझे लगता है ये एक बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। अब उन मुद्दों को रखा जाएगा जो आम समाज से, क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत मजबूत कर दी गई उत्तर प्रदेश में, सभी जानते हैं, और योगी के आने के बाद काफी बदलाव आए हैं उत्तर प्रदेश में, बाहर के राज्यों के लोग भी वहां जाने लगे हैं। तो ऐसे में ये साफ है कि वहां के जिस प्रकार के प्रॉपर्टी में भी उछाल है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों के आने के बाद कहीं ना कहीं एक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक मैं समझता हूँ एक नया माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में बीजेपी को नई तैयारी करनी होगी। एक छोटा सा सवाल संदीप जी से, उसके बाद फिर चर्चा का समापन। संदीप जी, अब आपको क्या लगता है
कि जो आपने शुरुआत में कहा ना कि भाई टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब इन 10 सीटों पर जो जानकारी मिली है कि भाई इन 10 सीटों पर 100 बीजेपी नेताओं ने अपनी दावेदारी ठोकी है, यानी हर सीट पर 10-10 चेहरे हैं, लिहाजा बहुत सोच समझ के नेता को चुनना पड़ेगा, टिकट देना पड़ेगा जो जनता का भी प्रिय हो और पार्टी हाईकमान का भी प्रिय हो, संतुलन बना पाए और साथ ही साथ जो सपा बसपा कैंडिडेट होगा, ज्वाइंट कैंडिडेट ही निकलेगा नो डाउट, उसको कड़ी चुनौती दे पाए। योग्यता होनी चाहिए पहली बात तो भाजपा के अंदर ना एक योग्यता है कि आपकी ये एलिजिबिलिटी अगर आप पूरी करेंगे तो ही आप चुनाव लड़ सकते हैं, वरना नहीं लड़ पाएंगे। तो भाजपा में आपका पब्लिक इमेज कैसा है, सबसे जो पहली बात है पब्लिक इमेज कैसा है, पब्लिक में आपके व्यवहार कैसा है, साथ ही साथ पब्लिक में जो आप काम सुन रहे हैं, कितना स्तर तक आप काम को सॉल्व कर रहे हैं और जनता के बीच में आप कितने दिन तक और कितने समय तक आप समय देते हैं, ये एलिजिबिलिटी होती है भाजपा की। दूसरी बात, वो संगठन में कितना काम किए हैं, क्या कोई मोह तो नहीं है या कोई ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, ये सारी चीज भी चेक की जाएगी। और जो सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा वो जाति का फैक्टर रहेगा कि वो किस जाति से आते हैं और किस किस जाति को साथ सकते हैं और वहां के लोकल जो कम्युनिटी है वो कितनी परसेंटाइज वोट उनकी है, उस हिसाब से भी इस चीज पे फोकस किया जाएगा। एक चीज और महत्वपूर्ण रहेगा कि देखिए इसमें इस बार ये नहीं होने वाला कि इनका खास आदमी है या उस पर्टिकुलर बड़े नेता के खास लोग हैं इसलिए वजह से टिकट मिल जाएगा, क्योंकि इस बार भाजपा फूक फूक के कदम रखेगी, क्योंकि आने वाले भविष्य में उसे 2027 भी दिख रहा है, आने वाले भविष्य में उसे 3-4 स्टेट का इलेक्शन का दिख रहा है, क्योंकि अब जब से 17 सीटों का उपचुनाव हुआ है, रिजल्ट आया है, भाजपा अब जो भी कदम रखेगी बहुत सोच समझ के और बहुत निर्णायक कदम रखेगी जिससे कि आने वाले भविष्य में उसे जीत मिल सके। और योगी आदित्यनाथ की बात को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना जाएगा, उन्हें लाइटली नहीं लिया जाएगा और संगठन स्तर की जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, उनको भी बहुत ध्यान पूर्वक सुन के ही इस बार की जो टिकट है या जो कार्यकर्ता है या जो सीट जिनको मिलने वाली है उनको टिकट दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, रवि जी, अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय साझा करने के लिए, हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम रणनीति में बस इतना ही।